जय हिंद। तो आइए आज हम लोग भूकंप के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? भूकंप के बारे में। तो पहले तो समझते हैं कि भूकंप किसको कहते हैं। तो भूखंड पर पृथ्वी के आंतरिक उथल पुथल के कारण होने वाले कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। भूखंड पर पृथ्वी के आंतरिक उथल पुथल के कारण होने वाले कंपन को क्या बोलते हैं? भूकंप कहते हैं। भूकंप के दौरान उथल पुथल कंपन के दौरान भूगर्भ में एनर्जी को रिलीज होने के कारण कंपन होता है। ये जो कंपन क्यों होता है? तो भूगर्भ में एनर्जी को रिलीज होने के कारण एक कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है। इसके जस्ट ऊपर 90 डिग्री पे एक केंद्र बनता है जिसको बोला जाता है भूकंप अधिकेंद्र, और अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग ईपी सेंटर। क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर। तो ईपी सेंटर कितने डिग्री पर बनता है? 90 डिग्री पे। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडियन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन ये आता है कि बताइए भूकंप के दौरान कौन सी गैस का रिलीज होता है? तो कौन सी गैस का रिलीज होता है? तो वो होता है रेडियन गैस का। हम लोग इसके बारे में अगली पॉइंट को समझते हैं। भूकंप को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला का पी तरंग, दूसरा का एस तरंग और तीसरा का एल तरंग। हम लोग पी तरंग के बारे में जानते हैं। पी तरंग के बारे में जानते हैं। इसे प्राइमरी वेव भी कहा जाता है। पी तरंग को क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेव बोलते हैं। ये जो होता है ना, भूकंपीय तरंग का सबसे तीव्र गति से चलती है और एपी सेंटर पर सबसे पहले पहुंच जाती है। पी तरंग जो है पी तरंग जो है भूकंप के एपी सेंटर पर सबसे पहले पहुंच जाता है। ये जो एपी सेंटर है 90 डिग्री पर बनता है। एपी सेंटर सबसे पहले कौन सा पहुंचता है? पी तरंग। पी तरंग को क्या बोलते हैं? प्राइमरी वेव भी बोलते हैं। इसकी गति कितना है? तो इसका गति ना 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर के गति से चलता है पी तरंग। पी तरंग को प्राइमरी वेव भी कहते हैं। ये भूकंप के सबसे तीव्र गति से चलने वाले तरंग है। ये तरंग सॉलिड लिक्विड दोनों माध्यम में गति कर सकता है। क्वेश्चन आएगा कि बताइए भूकंप का कौन ऐसा परत है जो दोनों अवस्था में चल सकता है? सॉलिड और लिक्विड, मतलब ठोस और द्रव दोनों माध्यमों में गति कर सकता है। तो उसका नाम है पी तरंग, प्राइमरी वेव। अब हम लोग अगले एस तरंग के बारे में जानते हैं। एस तरंग, तो एस तरंग जो है ना, इसे सेकेंडरी वेव कहते हैं। पी तरंग को प्राइमरी वेव और एस तरंग को सेकेंडरी वेव कहते हैं। यह तरंगे सिर्फ सॉलिड ठोस माध्यम में ही गति करता है, लिक्विड माध्यम में गति नहीं कर सकता है। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए कौन ऐसा तरंग है जो सॉलिड और लिक्विड दोनों माध्यम में गति करता है? तो वो होगा पी तरंग। लेकिन एस तरंग जो है वो सिर्फ सॉलिड माध्यम में ही गति कर सकता है, लिक्विड में नहीं। इसका जो गति है 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। और उसका कितना था पी तरंग का? पी तरंग का था 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब थोड़ा सा हम लोग एल तरंग के बारे में जान लेते हैं। एल तरंग को लॉन्ग पीरियड वेव या सरफेस वेव भी कहा जाता है। ये तरंग जो होता है एपी सेंटर के सबसे आखिरी में पहुंचती है। ये तरंग एपी सेंटर पर सबसे लास्ट में पहुंचता है। कब पहुंचता है? सबसे लास्ट में पहुंचता है। ये देखिए, पहले पी तरंग पहुंचता है, उसके बाद एस तरंग पहुंचता है और सबसे लास्ट में एल तरंग पहुंचता है। और एल तरंग पहुंचता है तो इसके बारे में फिर जान लेते हैं। ये सबसे कम गति से चलने वाला भूकंपीय तरंग है। सबसे तीव्र गति से चलने वाला कौन था? पी तरंग। उससे कम कौन था? एस तरंग। और सबसे कम कौन है? एल तरंग। अब आगे आता है एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सभी तरंगों में सबसे विनाशकारी तरंग कौन होता है? तो वो तरंग है एल तरंग। सभी तरंगों में पी, एस और एल, ये तीनों तरंगों में सबसे विनाशकारी तरंग कौन है? तो ये है एल तरंग। एक नोट बना के इसमें है कि पी और एस तरंगों को पुश करते हुए आगे बढ़ती है, जबकि एल तरंग जिग जग वे में आगे चलती है। तो क्वेश्चन आएगा कि बताइए कौन ऐसा तरंग है जो जिगजग वे में आगे चलती है? तो वो है एल तरंग। और पी और एस जो है पुश करते हुए आगे बढ़ती है। हम लोग आगे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। पूरे विश्व को 3 भूकंपीय क्षेत्र में विभाजित किया गया है। पूरे विश्व को कितने भूकंपीय क्षेत्र में विभाजित किया गया है?
3। पहला का नाम है प्रशांत महासागरीय पेटी। कौन? प्रशांत महासागरीय पेटी। दूसरा है इसका, देखिए इतना है, इतना क्षेत्र ये कवर करता है। दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी। प्रशांत महाद्वीपीय पेटी जो है ना, ये जो है 63% यहाँ पे भूकंप आता है, अर्थात सबसे अधिक भूकंप प्रशांत महासागरीय पेटी में होता है। कितना परसेंट? 63%। और दूसरा जो है मध्य महाद्वीपीय पेटी, यहाँ पे ना 21% भूकंप आता है। कितना आता है? 21%। इसी में एशिया है, और एशिया में ही कौन है? भारत है। तो क्वेश्चन है कि बताइए भारत किस भूकंपीय क्षेत्र में पड़ता है? तो मध्य महाद्वीपीय पेटी में पड़ता है, जहाँ पे दुनिया में 21% भूकंप इसी जोन में आते हैं। लास्ट है दक्षिणी अमेरिका जोन। यहाँ पे ना, यहाँ पे बच गया 3 1 4, तो यहाँ पे होगा आपका 16% भूकंप इसमें आते हैं। ठीक है, अब हम लोग फिर आगे के बारे में देखते हैं। आगे है भूकंप आने के कारण के बारे में जानते हैं। भूकंप आने का कारण, तो ज्वालामुखी के विस्फोट से, हिमखंडों के खिसकने से, पृथ्वी की प्लेटों के असंतुलन से, अर्थात पृथ्वी की प्लेट के खिसकने और टकराव के कारण क्या होता है? इसका जो उत्पन्न होता है इसी को टेक्टोनिज्म कहते हैं। फिर से समझते हैं इसके बारे में। भूकंप आने का कारण क्या है? ज्वालामुखी में विस्फोट, हिमखंडों को खिसकने से। तीसरा पॉइंट दिया है कि पृथ्वी के प्लेटों के असंतुलन से जो होता है उसको टेक्टोनिज्म कहते हैं, अर्थात इसको खिसकने से जो टकराव आता है उसको क्या बोलते हैं? टेक्टोनिज्म बोलते हैं। थोड़ा सा हम लोग समुद्र के बारे में भी जान लेते हैं, सुनामी के बारे में। किसके बारे में? सुनामी के बारे में जान लेते हैं। सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तट पर आने वाली समुद्री लहरें। क्वेश्चन है कि बताइए सुनामी शब्द कहाँ का शब्द है? तो ये जापानी शब्द है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। टोक्यो किस द्वीप पर है? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। फिर अगली बात इसमें दिया हुआ है कि बताइए, ये इसमें दिया है टॉपिक में, समुद्र के अंदर जमीन खिसकने या ज्वालामुखी के फटने के कारण महासागर में उत्पन्न होता है। सुनामी कहाँ उत्पन्न होता है? महासागर में। क्यों उत्पन्न होता है? तो समुद्र के अंदर जमीन को खिसकने या ज्वालामुखी के फटने के कारण। समुद्र के अंदर भूकंप सुनामी का मुख्य कारण है। समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है वही सुनामी का क्या है? मुख्य कारण है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्र के अंदर भूकंप आने के। अब आइए हम लोग इसके टेस्ट थोड़ा लगा लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन है कि बताइए अच्छा थोड़ा और जान लेते हैं, भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी बोलते हैं। भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? तो भूकंप के समय P, S और L तीनों तरंगों का उत्पन्न होता है। रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है किसको नापने के लिए? तो रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द भाषा से संबंधित है। तो सुनामी शब्द जो भाषा से संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जापानी। प्रश्न संख्या 4 है कि सिस्मोमीटर क्या चीज़ को मापता है? तो सिस्मोमीटर जो है भूकंप की तीव्रता को मापता है। पृथ्वी की सतह पर भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के सतह से भूकंप के ऊपर ठीक 90 डिग्री का कोण पर एक केंद्र बनता है जिसको हम लोग अधिकेंद्र या एपी सेंटर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब आता है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण है समुद्र के अंदर भूकंप। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्र के अंदर भूकंप। और प्रश्न संख्या 7 है। 7वां प्रश्न में बोला जा रहा है कि भूकंप का कारण है, भूकंप का कारण क्या है? भूघूर्णन, भू परिभ्रमण, टेक्टोनिज्म या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, क्या होगा? टेक्टोनिज्म। अगली प्रश्न है कि भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगे की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो उस स्थान को हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, भूकंप केंद्र अर्थात फोकस या मूल केंद्र भी बोला जाता है।
फिर अगली प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी भूकंप में धरातलीय सरफेस तरंगे होती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, एल तरंग। कौन है? एल तरंग। पी तरंग सबसे तेजी गति से बढ़ता है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एस तरंग जो है इससे थोड़ा कम 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और एल तरंग जो है सबसे खतरनाक भी होता है, एल तरंग ही होता है। प्रश्न संख्या 10वां है कि विश्व के सर्वाधिक भूकंप को किस पेटी में आते हैं। विश्व का सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं। तो बताए थे कि भूकंप के पूरे विश्व में 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें से सबसे अधिक 63% आता है प्रशांत महासागरीय पेटी में। ऑप्शन नंबर ए होगा। तरल पदार्थ से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है। तो तरल पदार्थ से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय तरंग जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, एस तरंग है। और पी तरंग जो है ठोस एवं द्रव दोनों में पास कर जाता है, जबकि एस तरंग जो है सिर्फ ठोस में, द्रव में पास नहीं करता है। इसके बारे में पीछे हम बताए हुए हैं, पीछे के फैक्ट में। अब हम लोग अगली प्रश्न और सेशन के आखिरी प्रश्न में आते हैं कि भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाता है। नियॉन, हीलियम, ऑक्सीजन या रेडॉन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भूकंप के समय वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाता है। इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को अंत कर रहे हैं। जय हिंद।